हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। आज जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक नज़ारा है, एक दृश्य है। इसमें आपको पहाड़ दिख रहे हैं, नदियाँ दिख रही हैं, प्लेन्स दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं, खूबसूरत सी वादियाँ हैं। तो चलो क्यों ना ऐसा करते हैं कि किसी ट्रिप पर चलते हैं। तो ट्रिप पर चलने के लिए क्या आप लोग तैयार हो? अगर आप नहीं भी बोलोगे तो भी मैं ले जाऊंगा, इसलिए तैयार हो। तो फ्रेंड्स, मैंने जो ट्रिप का प्रोग्राम बनाया है वो है छोटा नागपुर से लेके अल्मोड़ा तक। और ये जो है वाया प्रयागराज चलेंगे अपन। अगर अपने पास कार होगी तो कार में है 28 घंटे लगेंगे, पर चलो टाइम की बात अलग है, अपन बात कर रहे हैं जगह की। छोटा नागपुर जो है ये झारखंड में है। यहाँ से पहले हम जाएंगे प्रयागराज। प्रयागराज जो है वो यूपी में है। और फिर प्रयागराज से हम चलेंगे अल्मोड़ा की तरफ। तो अगर मैं इस टूर पे पहले भी होकर आ चुका हूँ, और मैंने जब ये टूर किया था तो देखा था कि इन तीन जगहों पे जो सीन्स थे, लैंडफॉर्म्स थे, वो बिल्कुल अलग अलग थे। मतलब जब छोटा नागपुर से मैंने स्टार्ट किया तो छोटा नागपुर जो है एक प्लेटू है। और फिर जब मैं प्रयागराज पहुंचा तो प्रयागराज जो है वो एक रिवर बेसिन है, या आप इसको बोल सकते हो कि ये एक प्लेन रीजन था, प्लेन। लेकिन जैसे ही मैं अल्मोड़ा पहुंचा तो वहां पर मेरे को पहाड़ियाँ, माउंटेन, बर्फ, ये सब दिखाई दी। तो इसका मतलब है एक ही इंडिया में जब हम अलग अलग जगह जाते हैं तो हमें कई अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स दिखाई देते हैं। कहीं प्लेटू है, अगर आप इस तरफ जाओगे राजस्थान की तरफ तो यहाँ पर आपको डेजर्ट भी दिख जाएगा। कहीं पर आपको कोल्ड डेजर्ट दिख जाएगा, अगर आप कोल्ड डेजर्ट देखना चाहो तो आपको और ऊपर जाना पड़ेगा। तो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं। तो यही है आज का हमारा चैप्टर, क्लास सिक्स्थ एसएसटी सोशल साइंस, चैप्टर 3, लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स? कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं? यहाँ पर आपके चैप्टर में तीन तरह के लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। उनका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ में और कल्चर में? सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस। और क्या चैलेंजेस हैं उन लोगों के लिए जो लोग इन लैंडफॉर्म्स में रहते हैं। तो इंसान दूसरे मैमल्स की तरह लैंड पर रहता है। मैमल्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो अंडे नहीं देते, जो सीधा बेबीज को बर्थ देते हैं। जैसे इंसान जो है वो अंडे नहीं देता, वो बेबीज को बर्थ देता है, तो ऐसे एनिमल्स को मैमल्स कहा जाता है। तो अधिकतर मैमल जो है वो लैंड पर रहते हैं। लैंड जो है अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वही है, छोटा नागपुर, प्रयागराज, अल्मोड़ा। मुझे लगा थोड़ा सा ड्रामेटिक करते हैं स्टार्टिंग को, तो आपको मजा आएगा चैप्टर में। हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको तीन तरह के लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, माउंटेन्स, प्लेटूज और प्लेन। अभी हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे और इनको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे माउंटेन्स की। माउंटेन्स को बोला जाता है पहाड़। और ये जो है आसपास की जमीन से बहुत ऊंचे होते हैं। और इनकी जो स्लोप है, स्लोप मीन्स ये पहाड़ है तो ये स्लोप होती है। ये स्लोप बहुत तेज होती है, स्टीप होती है। और इसका जो समिट है ये नैरो होता है, मतलब इसकी चोटी जो है वो नैरो होती है। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट सम माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। अगर पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा तो उसकी जो चोटियां हैं ऊपर की तरफ ये हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहेगी। अगर पहाड़ थोड़ा सा नीचे ही है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो शुरू में ऊपर की तरफ रहेगी आपकी क्या कहते हैं बर्फ। और फिर जब जैसे समर जाएंगी तो ये बर्फ पिघल के और रिवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और रिवर जो है वो नीचे के इलाकों में जाकर हेल्प करेगा लोगों की। तो ये देखिए यहाँ पर आ गए हम। और यहाँ पर आपको तीनों लैंडफॉर्म दिखेंगे। ये प्लेन है, ये माउंटेन है, और ये है प्लेटो। अब प्लेटो क्या है? देखो आप, प्लेन तो आप समझ गए ना, जो लैंड बिल्कुल फ्लैट है वो प्लेन्स है। माउंटेन्स भी आप समझ गए, पहाड़ है। अब ये जो माउंटेन्स है, अगर आप इसको ऊपर का जो ये कोन है इसको कट कर दो तो ये क्या होगा? जो बनेगा वो प्लेटू है। तो प्लेटू क्या है? माउंटेन की तरह ही ऊंचाई वाला हिस्सा होता है, लेकिन ऊपर से ये बिल्कुल फ्लैट होता है। इसके अलावा कम ऊंचाई और कम स्टीप स्लोप का जो पहाड़ होते हैं हम उनको हिल्स बोलते हैं। तो माउंटेन्स कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे और हिल्स जो है वो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। तो स्नो क्या है? अगर आप कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल के कुछ हिस्सों को देखोगे
तो वहाँ पर अधिकतर जगह पर जो है स्नो गिरती है। लेकिन अगर आप बाकी के जो इंडिया है उसकी बात करोगे तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन जो है वो नॉर्मली या तो रेन के थ्रू होता है या हेल के थ्रू। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है धरती के ऊपर पानी गिरना, या तो वो बारिश के रूप में आता है या फिर वो हेल, हेल यानी कि ओले गिरना, ओले गिरने को वो कहते हैं हेल। तो अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे तो वहाँ सर्दी मिलेगी, है ना, और स्नो भी गिरेगी वहाँ पे, और ऐसा लगेगा जैसे किसी ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। स्नो और हेल स्टोन जो है ये और कुछ नहीं है, लेकिन एक तरीके से पानी ही है, लेकिन सॉलिड स्टेट में है। जैसे आप घर में फ्रिज में आप पानी ठंडा करते हो, फ्रीजर में डाल देते हो तो वो आइस के रूप में दिखता है। तो दैट इज सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। यहाँ पर कुछ आपको माउंटेन रेंजेस दिखा रखी हैं। अधिकतर दुनिया में जो पहाड़ है ना, माउंटेन्स है बड़े बड़े, वो रेंजेस की फॉर्म में है। कोई एक इकलौता पहाड़ नहीं है, बल्कि बहुत सारे पहाड़ों की एक रेंज है पूरी। तो जैसे ये माउंट एवरेस्ट है, जैसे ये माउंट एवरेस्ट है पहली पिक्चर में, ये एकॉन कैगुआ है, किलीमंजारो है, माउंट ब्लैंक है, कंचनजंगा है, और माउंट अनामुदी है। अब आप देखो इनकी हाइट के हिसाब से यहाँ पर इनको कर रखा है। सबसे ज़्यादा ऊंचा जो है वो है माउंट एवरेस्ट, ये अप्रोक्सीमेटली 8849 मीटर है सी लेवल से। उसके बाद आप देखोगे तो आपको दूसरा दिखाई देगा K2, जिसको कंचनजंगा भी बोलते हैं। उसके बाद आप साउथ अमेरिका में जो एकन कागुआ है वो माउंटेन रेंज आपको दिखाई। अफ्रीका में जो है किलीमंजारो ये दिखाई देगा। अच्छा, किलीमंजारो माउंटेन की खासियत ये है कि ये इकलौता ऐसा ऊंचा पहाड़ है, माउंटेन है, जो इकलौता है, जो किसी रेंज में नहीं है। बाकी सब जो है वो बहुत सारे पहाड़ों की एक रेंज है, लेकिन ये इकलौता ही अकेला रहता है। उसके बाद आपको माउंट ब्लैंक दिखेगा, ये माउंट ब्लैंक है, ये यूरोप में आपको दिखेगा। और सबसे जो ये दिख रहा है आपको, ये है आपका केरला का अनामुदी। इनको अनाई पीक के नाम से भी जानते हैं। माउंटेन जो है वो बहुत ही ऊंचे होते हैं और उनकी पीक्स जो है बहुत ही शार्प होती हैं। कुछ माउंटेन जो है वो यंग माउंटेन्स कहलाते हैं। हालांकि ये यंग माउंटेन्स लाखों साल पहले बने थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिनकी चोटियां बहुत ज़्यादा शार्प है वो अभी नए माउंटेन है, और जो बेचारे घिस घिस के इस तरीके से हो गए वो जो है वो काफ़ी पुराने माउंटेन है। जैसे कि राजस्थान में, इंडिया में एक है अरावली रेंज। ये बहुत पुराने पहाड़ हैं और ये घिस घिस के किससे घिसते हैं, ये जैसे पानी होता है, बारिश होती है, या हवा हवा की वजह से ये घिस घिस के जो है इनका जो टॉप है, पीक है, वो शार्प नहीं रही। माउंटेन का एनवायरनमेंट कैसा होता है? माउंटेन की जो स्लोप्स होती हैं वो अधिकतर फॉरेस्ट से ढकी हुई होती हैं, और इस तरह के फॉरेस्ट को बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। मतलब माउंटेन पर होने वाले फॉरेस्ट को माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। और इसमें किस तरह के पेड़ दिखाई देंगे आपको? कॉनिफर ट्रीज। कॉनिफर ट्रीज कैसे होते हैं? वो जो इस तरीके के जो ट्रीज होते हैं, इनको कॉनिफर ट्रीज कहा जाता है। कौन कौन से हो सकते हैं? पाइन हो सकता है, फर हो सकता है, स्प्रूस, देवदार, ये सब इस तरीके से ही दिखने वाले पेड़ हैं। इनकी खासियत ये है कि ये लंबे होते हैं, कोन की शेप में होते हैं, और इनकी जो लीव्स हैं वो पतली होती हैं और पॉइंटेड होती हैं। राइट, ये ज़्यादा फैली हुई नहीं होती लीव्स इनकी। हायर एल्टीट्यूड्स पे अगर आप जाओगे तो ट्रीज जो है वो उनके आसपास घास भी दिखाई देगी आपको, मॉसेस भी दिखाई देगा और लीचन भी दिखाई देगा। अब मॉसेस और लीचन क्या होते हैं पहले ये देखिए। तो ये पहली पिक्चर में जो आप दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कोई किसी ने एक बिछोना बिछा दिया है, दिस इज कॉल्ड मॉसेस, और ये लीचन्स है। तो आप पिक्चर में देख लो, ये मॉसेस है, ये लीचन्स है। तो इन्होंने मॉस क्या बता रखा है, ये एक ग्रीन प्लांट है विदाउट फ्लावर्स, कोई फ्लावर नहीं है इसमें, और या रूट्स भी इसमें अच्छी तरह से रूट्स भी नहीं होती है इसमें, और ये कुशन की तरह फैला हुआ होता है। लिचन क्या है? प्लांट जैसा एक ऑर्गेनिज्म है। तो ये जनरली क्या करता है, ये ट्रीज और वॉल्स और रॉक पे जो काई जम जाती है ना, उसको कहा जाता है। अगर हम बात करें माउंटेन में रहने वाले एनिमल्स की, बर्ड्स की, तो यहाँ पर देखो जैसे ये पेरिग्रीन फाल्कन है, ये हिमालयन ताहर है, इसी तरीके से माउंटेन हेयर है, गोल्डन ईगल है, कैनेडियन लिंक्स है, याक है, आइबेक्स है, ग्रे फॉक्स है, ये सब एनिमल्स हैं, लीपर्ड और ब्लैक बैर। ये कुछ एनिमल्स हैं जो आपको माउंटेन रीजन में दिख जाएंगे। जहाँ तक की बात हो रही है
अलग अलग जानवरों के घर की, तो डीप फॉरेस्ट हो गया, रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, ग्रासलैंड्स हो गया, गुफाएं हो गई, तो ये अलग अलग तरह के जानवरों के अलग अलग घर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्डन ईगल और फाल्कन, कैनेडियन कैनेडियन लिंक्स, स्नो लीपर्ड, आइबेक्स, हिमालयन टाहर और माउंटेन हियर, याक, ग्रे फॉक्स और ब्लैक बेयर, इन सब के घर जो है माउंटेन रीजन में ही पाए जाते हैं, और ये अलग अलग जगहों पे रहते हैं उन माउंटेन रीजन्स में। गंगा जो है हमारे देश की सबसे बड़ी नदी का नाम है, सबसे लंबी नदी का नाम है, और ये हिमालय से ही निकलती है। इंग्लिश में इसको गैंजेस बोलते हैं। ये लगभग 250 किलोमीटर लंबी नदी है, और इसमें कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज मतलब ऐसी नदियां जो इस मेन नदी को ज्वाइन करती हैं। जैसे आप इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो मेन रिवर है, जो डार्क ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये जो है ये मेन गंगा है। और आप देखो ये जितनी भी छोटी छोटी नसें जैसी आपको दिख रहे हैं, जैसे जैसे नर्व्स है, नसें हैं, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब ये छोटी छोटी नदियां हैं जो गंगा में आकर मिल जाती हैं, और फिर एक साथ ये बहती है कोलकाता की तरफ, और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती। तो आप स्क्रीन को पॉज करके इनको इनके नाम पढ़ सकते हो। जैसे बहुत सारी नदियां हैं जिनके नाम आपने सुने भी होंगे, बनास, चंबल, isn't it? और घाघरा, गंडक, सोन, ये सारी नदियां हैं जो आकर इससे मिलकर और फिर इसके साथ बहने लग जाती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक पिक्चर दे रखी है टेरेस फार्मिंग की। नॉर्थ इंडिया में जो है टेरेस फार्मिंग इस तरीके से होती है। अभी एक पिक्चर मैं भी दिखाऊंगा, उससे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको टेरेस फार्मिंग क्या होती है। अगर हम बात करें माउंटेन्स पे लाइफ की, तो यहाँ की लाइफ जो है थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी स्लोप्स हैं वो स्टीप होती हैं। इसका मतलब ये है कि रेगुलर फार्मिंग जो है वो सिर्फ वैलीज में हो सकती है। अब वैली क्या होती है? इस तरफ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ है ना, और ये जो बीच का जो हिस्सा है जो थोड़ा सा प्लेन होता है, इसको वैली कहा जाता है। तो नॉर्मल फार्मिंग जो है इन वैली में पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है इस स्टीप पे। ऐसा क्यों? अगर मैंने इस तरीके से यहाँ पर रेगुलर फार्मिंग कर ली, क्या होगा? बारिश आएगी, और बारिश अपने साथ तेजी से इस सारी फसल को बहाकर चली जाएगी। तो इसीलिए हमें टेरेस फार्मिंग यहाँ पर करनी पड़ती है। इस पिक्चर को देखो, आप और अच्छे से समझ पाओगे। अगर मैं इसको इस तरह से टेरेस फार्मिंग ना करूं और सीधा ऐसे ही उगा देता यहाँ पर ऐसे, तो क्या होता? बारिश बहुत तेजी से जो है नीचे की तरफ आती है, और वो अपने साथ इनको बहा कर ले जाती है। इसलिए मुझे यहाँ पर सीढ़ियाँ बना के इस तरीके से ये लोग जो है इसको करते हैं। देखो यहाँ पर सीढ़ी बनाई है, यहाँ सीढ़ी बनाई है। अब क्या होगा? बारिश आएगी तो इस पे गिरेगी, फिर इससे इस पे गिरेगी, फिर सीधी हो जाएगी, फिर इस पे गिरेगी, फिर सीधी हो जाएगी। तो बारिश का जो फ्लो है, पानी का फ्लो है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। बचेंद्री पाल, आई होप आपने नाम सुना हो। ये वो पहली इंडियन थी जिन्होंने 1984 में इन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया था। मतलब ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी, और इसलिए इनको पद्मश्री के अवार्ड जो है 2019 में दिया गया। एक और फीमेल है अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने अपनी एक टांग गंवा दी एक्सीडेंट में, और जब वो 31 साल की थी। लेकिन बछिंद्री पाल ने उनको इनकरेज किया और उनकी ट्रेनिंग की, और फिर वो एक पैर के साथ 2013 में माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। इमेजिन करो, हम लोग दो टांगों के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सब कुछ साथ चढ़ना बहुत मुश्किल है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आसान नहीं है, वरना हर कोई चढ़ जाता। बहुत कम लोग हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हुए हैं। तो अगर जो लोग इस पे चढ़ चुके हैं और एक ही टांग से चढ़ चुके हैं, तो सोचो उनमें कितनी ताकत, कितना स्ट्रांग विल पावर होगा उनका। और शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2015। मैं इन दोनों को आपको दिखाता हूँ, इनको आपको देखना चाहिए और पहचानना चाहिए। तो ये जो पहली पिक्चर आप देख रहे हो, ये है बचेंद्री पाल, और ये जो सेकंड पिक्चर आप देख रहे हो, ये है वो अरुणिमा की पिक्चर, और ये है उनकी आर्टिफिशियल लेग जिसकी मदद से वो चढ़ी होंगी। अब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है माउंटेन्स पे? तो फ्लैश फ्लड आ सकता है, एकदम से पानी आ जाता है, फ्लड आ जाता है। लैंडस्लाइड हो सकती है। हमने कई जगह पर अभी न्यूज़ में देखते हैं कि लैंड जो है, वो जो पहाड़ का जो छोटा सा हिस्सा है वो टूट के गिर जाता है, तो उससे लैंडस्लाइड होती है। अनकंट्रोल टेररिज्म, सॉरी, आई एम सॉरी, अनकंट्रोल टूरिज्म। टूरिज्म क्या होता है? जब लोग, गर्मियाँ आती है इंडिया में, जून जुलाई में, अप्रैल में, लोग क्या करते हैं, चलो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चल दो हिल स्टेशन पे। गुलमर्ग में पहुंच जाते हैं, उत्तराखंड में पहुंच जाते हैं, और वहां पर ओवर क्राउडिंग कर देते हैं। तो ये वहाँ के लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है।
इसके अलावा एवलांच, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसमें क्या होता है कि ऊपर से छोटा सा हिस्सा जो है बर्फ का गिरता है, फिर वो अपने साथ साथ नीचे जो है और बड़ा होता जाता है, और ये नीचे आते आते इतना खतरनाक होता है कि इससे बचना नामुमकिन सा हो जाता है। क्योंकि कुछ एवलांच तो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, और हम इतना तेज भाग नहीं सकते, तो हम इनसे बच नहीं सकते। और फिर अगर कहीं फंस जाए कोई, तो वो इसके नीचे दब के और उसका मरना लगभग तय है। हैवी स्नोफॉल हो सकता है वहाँ पे। इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट, हमने देखा है पहाड़ों पे अधिकतर क्या होता है, वहाँ पर बादल फट जाते हैं और जितना पानी बूंद बूंद गिरना चाहिए वो एक साथ ही गिर जाता है उस एरिया पे, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाती है। इसके अलावा कोल्ड वेदर, ये भी वहाँ की एक प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम बात करते हैं प्लेटू की। तो मैंने आपको प्लेटू दिखा दिया। प्लेटू क्या होता है, अगर आप इस तरीके एक हिल को, माउंटेन को कट कर देंगे, तो वो इस तरीके से होगा। अब ये जो प्लेटू है ये बाकी के प्लेन से तो ऊंचा है, लेकिन ऊपर से जो है ये फ्लैट है। तो दो एग्जांपल जो प्लेटू की हमारे पास है वो है, एक तिब्बत का प्लेटू। तिब्बत का प्लेटू जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा प्लेटू माना जाता है। और इसी वजह से इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये आपको यहाँ दिखेगा, जो तिब्बत का प्लेटू है। तिब्बत कहाँ है हमारा, ये जो इलाका है ये तिब्बत का इलाका है, और यहाँ पर जो है ये पूरा जो है प्लेटू के फॉर्म में है। 4,500 मीटर ऊंचा है ये, इसीलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और कितना फैला है ये, 2,500 किलोमीटर। मतलब अगर आप इंडिया का मैप देखो तो चंडीगढ़ से लेकर और कन्याकुमारी तक इतना बड़ा जो डिस्टेंस है पूरे इंडिया के मैप में, लगभग नॉर्थ से पूरा साउथ तक, है ना, पंजाब से लेके और आके तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इतना लंबा जो है ये सिर्फ प्लेटू ही प्लेटू है। डेक्कन प्लेटू जो है वो सेंट्रल और साउथ इंडिया में मिलता है। ये है आपका डेक्कन प्लेटू पूरा। तो ये सारा एरिया जो है प्लेटू है, मतलब ये प्लेन से और इस रीजन से थोड़ा सा ऊंचा है, ये डेजर्ट से थोड़ा सा ऊंचा है ये। प्लेटूज जो है वो बहुत ही रिच होते हैं मिनरल डिपॉजिट में, और इसीलिए इनको स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है, मिनरल्स का स्टोर हाउस। और इसीलिए अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स है तो माइनिंग भी वहीं पर ज़्यादा होगी। इसलिए प्लेटू में अधिकतर जो मेजर एक्टिविटी है वो है माइनिंग। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी माइंस हैं वो इन्हीं प्लेटू प्लेटू रीजन में पाई जाती है। जैसे कि ईस्ट अफ्रीका का जो प्लेटू है वो फेमस है गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए, मतलब वहाँ पर सोना हीरे जो है वहाँ पर निकलते हैं। इंडिया में बहुत जबरदस्त रिजर्व है हमारे पास आयरन, कोल और मैंगनीज के, और ये छोटा नागपुर प्लेटू में मिलता है। दुनिया भर के प्लेटूज जो है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कुछ प्लेटूज जो है वो रॉकी होते हैं। रॉकी मतलब वहाँ पथरीला है, इसलिए वहाँ पर जमीन जो है फर्टाइल नहीं है। अब अगर जमीन फर्टाइल नहीं है तो वो फार्मिंग वहाँ पर नहीं हो सकती। हाँ, कुछ जगह ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पर लावा प्लेट्यूज बने हैं। लावा प्लेट्यू मीन्स वहाँ पर वो लावा की वजह से बने हैं, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बने हैं, और वहाँ पर अधिकतर ब्लैक सॉइल दिखती है, और ब्लैक सॉइल जो है वो फर्टाइल होती है। प्लेट्यूज की एक खासियत और है कि यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार वाटरफॉल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका की जो जाम्बेजी रिवर है उस पे विक्टोरिया फॉल्स है, और हमारे इंडिया में भी है, एक है हुंड्रू, हुंड्रू फॉल्स। हंसने वाली क्या बात है, हुंड्रू फॉल्स। तो ये सुबरनरेगा रिवर पे है और छोटा नागपुर प्लेटू में है। इसके अलावा जोग फॉल्स, ये तो बहुत फेमस है। ये आपको वेस्टर्न घाट पे मिलेगा। ये बहुत फेमस फॉल है इंडिया का, जोग फॉल्स, और ये काफी मतलब ऊंचा भी है। इसी तरह मेघालय स्टेट में चेरापूंजी एक जगह है। चेरापूंजी बहुत फेमस है, बताओ क्यों। चेरापूंजी इसलिए फेमस है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड जो है चेरापूंजी के नाम था। चेरापूंजी में भी आपको एक फॉल मिलता है जिसका नाम है नौका लिकाई फॉल, और ये 340 मीटर ऊंचा है। तो ये है उस चेरापूंजी के फॉल की पिक्चर। तो इसका मतलब ये जो है ये 340 मीटर ऊंचा है। तो फ्रेंड्स, ये जैसो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो ये है हुंड्रू फॉल्स और ये है जोग फॉल्स। तो आप देख सकते हो ये कितना इसलिए फेमस क्यों है, ये इसलिए इतना फेमस है। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत सा ये वाटरफॉल है। एक लैंडफॉर्म और जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो है प्लेन्स। अब प्लेन्स क्या होता है, एक बहुत बड़ा फ्लैट सरफेस, है ना, जहाँ पर आपको पहाड़ नहीं दिखाई देंगे, प्लेटू नहीं दिखाई देंगे, वो है प्लेन।
और ये जनरली 300 मीटर अबव सी लेवल होता है। चलो मैं आपको समझाता हूँ सी लेवल क्या है और ऊंचाई कैसे नापते हैं हम किसी भी चीज़ की। कोई माउंटेन जैसे माउंट एवरेस्ट 8849 मीटर ऊंचा है तो सी लेवल से, तो उसका मतलब क्या है। इस पिक्चर को आप देखिए, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये जो है ये लैंड है और ये जो है कोई भी सी या ओशन कुछ भी हो सकता है ये, है ना। नॉर्मली हम ओशन की बात करते हैं। तो ये जो वाटर का ये जो लेवल है, दिस इज कॉल्ड सी लेवल। और ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पानी की एक खासियत है कि वो अपना लेवल बना के रखता है। मतलब पानी जो है कभी आपको इस तरीके से नहीं दिखाई देगा, इस तरह से कोई भी आपको डेंट या खड्डा पानी में दिखाई नहीं देगा। आप चाहो, जैसे आपने बाल्टी में भर कर रखा है पानी और आप इसमें से एक मग पानी निकाल लोगे, तो ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ खड्डा हो जाए। वो क्या होता है, पानी, यहाँ का पानी और यहाँ का पानी इसको बराबर कर देगा। लेवल थोड़ा सा नीचे हो जाएगा लेकिन पानी अपना लेवल जो है वो बना के रखता है हमेशा। तो ये हो गया सी लेवल। अब इस सी लेवल से कोई चीज़ कितनी ऊंची है उसको कहा जाता है हाइट अबव सी लेवल। तो जैसे अगर ये सपोज करो माउंट एवरेस्ट है और ये 8849 मीटर है, तो इसका मतलब है कि जो दुनिया का जो सी लेवल हमने ले रखा है उससे 8 किलोमीटर 849 मीटर ऊंचा है। इस तरीके से, ऐसा नहीं कि ये ऐसे नहीं नापेंगे हम कि 8849 ना, डायरेक्ट बिल्कुल ऐसा, मतलब लगभग 9 किलोमीटर का ऊंचा। आप ऐसे जाओगे किसी गाड़ी में बैठ कर, ऐसे अगर आप कोई गाड़ी ऊपर जाती हो आपकी, कोई बना लो ना, डिजाइन कर लेना, इस तरह से जा रही हो तो आप 9 किलोमीटर ऊपर जाओगे, तब आपका माउंट एवरेस्ट की चोटी के बराबर पहुंचोगे। अब ये जो प्लेन होते हैं ये प्लेन्स बहुत ही फर्टाइल होते हैं और यहाँ पर मेन काम जो होता है वो होता है फार्मिंग का। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो माउंटेन रेंजेस होती है, वहाँ के माउंटेन से जो रिवर्स आती हैं वो अपने साथ रॉक, सैंड और सिल्ट, ये चीज़ें बहाकर लाती हैं जिनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। मतलब जो रिवर्स है वो माउंटेन से सेडिमेंट्स लाती है और फिर उसको लाकर डिपॉजिट कर देती है आपके प्लेन्स में, जिसकी वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल होगी और यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन हो गया आपका एग्रीकल्चर। और इस प्लेन्स में आपको जो है बहुत तरह के फ्लोरा और फौना, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दिख जाएंगे। तो ये एक मैप है जिसमें आपको पूरी दुनिया के कुछ मेजर माउंटेन रेंजेस, प्लेटूज और प्लेन्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर में आपको जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये सब जो है आपके माउंटेन रेंजेस है। जैसे ये हिमालय है, ये एटलस है, एंडीज है, रॉकी है, ये सब माउंटेन रेंजेस के नाम है। इसके अलावा आपको जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये रिवर बेसिन है, मतलब रिवर के प्लेन्स हैं। तो ये हिमालय का है, जैसे गंगा वाला जो हिस्सा है, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन है ये। यहाँ पर नाइल रिवर है, नाइल रिवर का बेसिन है। मिसिसिपी रिवर, अमेजोन रिवर, अमेजोन के जो जंगल है वो भी यहीं मिलते हैं। और प्लेटू आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बड़े बड़े प्लेटूज इन्होंने दिखा रखे हैं, जैसे ये तिब्बत का है, मंगोलिया का प्लेटू है। इनके सामने इंडिया का प्लेटू थोड़ा सा छोटा है, अफ्रीकन, ईस्ट अफ्रीकन। और इस तरीके से ये एक सैटेलाइट व्यू है गंगा के प्लेन का। तो ये गंगा का प्लेन है पूरा, ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पूरा प्लेन है गंगा का और इसलिए ये हरा भरा है इतना। तो विच कलर इज गंगा प्लेन, तो कौन से कलर का है, हरियाली की वजह से इट लुक्स लाइक ग्रीन। व्हाट डज द वाइट एक्सपेंस रिप्रेजेंट, यहाँ पर ये जो वाइट कलर का आपको एक्सपेंस दिखा रहा है ये क्या है, तो ये है हिमालयन माउंटेन रेंज। और what does the brown expanse at the bottom left image represent? ओके, ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये जो ब्राउन कलर का है, ये क्या है, तो ये बेसिकली राजस्थान का इलाका है। और यहाँ पर इतनी ग्रीनरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी कोई रिवर और ट्रिब्यूटरीज नहीं है जितनी इस इलाके में। प्लेन्स में जो है हजारों सालों से लोग रह रहे हैं। पहली सिविलाइजेशन जो है वो रिवर के आसपास ही उपजी थी, पनपी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर बहुत आसानी से पानी मिल जाता है, खाने को चीजें मिल जाती है, उगाने के लिए, फार्मिंग के लिए, इरिगेशन के लिए पानी मिल जाता है। और इंडिया के लगभग 40 करोड़, यानी कि 1/4 के हिस्सा आसपास जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के गंगा प्लेन यानी कि गैंजेटिक प्लेन में ही रहती है। मतलब 40 करोड़ लोग तो सिर्फ इस इलाके में रहते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइफ बहुत इजी है कंपैरेटिवली। यहाँ के लोगों का मेन काम है फिशिंग और एग्रीकल्चर। यहाँ क्या क्या उगता है भाई साहब, सब उगता है, राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, मिलेट्स, हर चीज उगती है।
और यहाँ पर कॉटन, जूट और हेम्प। हेम्प होता है गांजा। गांजा वो जो नशा वाला है ना, हालांकि ये गंदी चीज है, खराब चीज है, लेकिन उगती है। ये सब कुछ जो है गैंजेटिक प्लेन में उगता है। और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैज बीन मोस्टली रेन फेड, मतलब पुराने टाइम में जो एग्रीकल्चर होता था वो मेनली जो है बारिश के थ्रू ही होता था। लेकिन अब कुछ दशकों से, कुछ सालों से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर जो है उसके लिए इरिगेशन का पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो या तो कैनल्स के थ्रू बड़ी बड़ी नदियों से खींच के लाया हुआ होता है, या ग्राउंड वाटर को खींच के ऊपर लाया आता है। अब इसका एक जो रॉन्ग साइड हमें जो ये दिखती है वो ये है कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और ये अच्छा नहीं है आने वाली जनरेशन के लिए। इसके अलावा गंगा प्लेन्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ये भी यहाँ की प्रॉब्लम है। अब पानी की जो है कल्चरल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में नदियों को जो है देवी के रूप में पूजा जाता है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर रिवर का सोर्स या कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, मतलब जहाँ जैसे ट्रिब्यूटरीज आकर जो मिलती हैं, संगम होता है ना, जो नदियों का संगम, जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है एक, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। अब इन इन जगहों को नॉर्मली जो है बहुत ही सेक्रेड माना जाता है। जैसे अगर आप हरिद्वार में जाओगे, हरिद्वार जो है वहाँ पर रिवर बह रही है और बहुत हिंदू धर्म के लोग जो है वहाँ पर जाते हैं और पानी को बहुत पवित्र मानते हैं। वहाँ त्योहार मनाते हैं, कई तरह के रिचुअल सेरेमनीज मनाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो बहुत ही ना के बराबर है, जेंटल सी है, तो रिवर नेविगेशन बहुत आसान है, और कई तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वो सपोर्ट करता है। पुराने टाइम में तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस पानी का ही इस्तेमाल करते थे, मतलब तैर के नहीं जाते थे। शिप वगैरह और इस तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल, नाव वगैरह का इस्तेमाल करके, और एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें रिवर ट्रांसपोर्टेशन दिख रहा है गंगा का, किस तरीके से लोग नाव में बैठकर एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाते। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, तीन मेन लैंडफॉर्म पढ़े। कुछ लैंडफॉर्म्स छूट गए हमसे, है ना, छूट गए हमसे इन द सेंस इस चैप्टर में नहीं दिए हुए। तो जैसे एक जो है मेन जो छूट गया है वो है डेजर्ट। डेजर्ट क्या है? डेजर्ट दो तरह का होता है, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है अफ्रीका का सहारा डेजर्ट। इंडिया में जो है थार डेजर्ट मिलता है हमारे राजस्थान में। और इसके अलावा एशिया में एक और डेजर्ट है गोबी नाम से, ये भी काफी फेमस डेजर्ट है। अब आप देखो कि चाहे कितनी भी मुश्किल कंडीशन हो, चाहे पहाड़ों की ठंड हो या रेगिस्तान की झुलसती हुई गर्मी, लोगों ने अपने आप को इन जगहों के हिसाब से ढाल लिया है। थार में भी लोग रहते हैं, और जो कोल्ड डेजर्ट है हमारे देश का लद्दाख, वहाँ पर भी लोग रहते हैं, और जितनी भी मुश्किल जगह हैं वहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। तो ये जो अडेप्टेबिलिटी है जिसकी वजह से लोग मुश्किल जगहों पर भी रहना सीख गए हैं, दिस इज कॉल्ड रेजिलियंस। अब यहाँ पर इन्होंने 5 टिनाइज दे रखे हैं। ये तमिल संगम पोइट्री का एक हिस्सा है जिसमें उन्होंने 5 तरह के लैंडस्केप को स्पेसिफिक देवी या लाइफस्टाइल के साथ जोड़कर और बता रखा है। जैसे सबसे पहली टिनाई जो है वो है कुरिंजी, और जिस लैंडस्केप के बारे में ये है वो है माउंटेनियस रीजन के बारे में। और इनका मेन ऑक्यूपेशन जो था वो है हंटिंग और गैदरिंग। मुलई, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट, कैटल रियरिंग। मरुदम, मरुदम मीन्स मरु, मरु मीन्स मिट्टी, तो फर्टाइल एग्रीकल्चर प्लेन, फार्मिंग। नईदई, कोस्टल रीजन और फिशिंग और सी फार्मिंग आना चाहिए यहाँ पे। पलई, एरिड या डेजर्ट लाइक कंडीशंस। और यहाँ पर जर्निंग या फाइट। तो ये जो 5 टिनाइज है ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है लैंड फॉर्म के, जो हमने देखे हैं। हमने तो 3 ही देखे हैं, यहाँ पर इन्होंने 5 अलग अलग तरह के दिखा दिए हैं। जैसे इन्होंने क्या किया है, जो प्लेन्स हैं उनको 2 हिस्सों में बांट दिया है, ग्रास लैंड अलग कर दिए हैं और फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन्स को अलग कर दिया है। हमने डेजर्ट के बारे में बात नहीं की, कोस्टल रीजन के बारे में बात नहीं की। तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इन्होंने दिया था। तो इसी के साथ ये चैप्टर तो यहीं पर कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन आंसर इसके रह गए हैं, हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे, प्लस इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, फिलअप्स वो भी सब मिलेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक।